तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का आज पूरा लिखा हुआ डिस्कशन करें। आज ये जो आंसर बुक कॉपी है इसमें आपको कैसे लिखना, आज ये सब कुछ मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। आपका ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आप इसका व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। आज इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आंसर शीट बुक है इसमें जो आप आंसर कैसे लिखेंगे या इसको आप भरेंगे कैसे, नाम अपना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नाम लिखा आपसे नाम उम नहीं पूछेगा, आपको सीधे अनुक्रमांक पूछेगा। आपका अनुक्रमांक जो कुछ भी है, जैसे मान लो मेरा 230 10 10 217 14 44 है, ये मेरा अनुक्रमांक नंबर है। फिर आपको इस तरह से लिखना होगा अपना अनुक्रमांक नंबर। अनुक्रमांक नंबर लिखने के बाद आपको एक जगह कॉलम और मिलेगा भरने के लिए, वहाँ आपको पूछेगा शब्दों में लिखिए। वहाँ आपको लिखना होगा 2 3 0 0, आपको 0 लिखना होगा। फिर उसके बाद लिखना है 1 1। दोस्तों मैं आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इसी तरह से नहीं भरते, क्योंकि वो जो आपका आंसर बुक सेट मिलेगा वो वास्तव में दूसरी टाइप का रहेगा, ठीक है, आपसे रियल में पूछेगा। यहाँ मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आपको इस तरह से अपना ये पूरा जो है अनुक्रमांक, इसको पूरा अंकों में भर देना होगा। 2 लिखना होगा, 3 0 1 0 1 0 2 1 7 1 4 4 4। आपको इस वाले को नहीं छापना, आपका अपना जो अनुक्रमांक नंबर उसे छापना होगा, ठीक है। रोल नंबर आपसे नहीं पूछेगा। दिनांक का, जैसे मान लो आज की तारीख है, 3 तारीख है, 2 तारीख है, आज 2 तारीख है, 8वां महीना है 2000। आपका कौन सा सन है, 2025 है, 26 27 28 जो भी होगा आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और आपका जो क्लास है, क्लास कौन सा आपका है, मान लो क्लास 11th है तो 11th आप लिख देंगे, ठीक। विषय कौन है, विषय आपका हिंदी है तो आप हिंदी लिख देंगे, ठीक है। और आपसे प्राप्तांक नहीं पूछेगा। एक चीज़ और है, आपसे पेपर कोड पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे पेपर कोड पूछता है तो आप जैसे कि जो कुछ भी पेपर कोड हो सकता है, मान लो जैसे पेपर कोड प्रश्न पत्र पे लिखा होता है, जैसे मान लो G17 KT, G17 KT ये ब्रैकेट में रहता है और G17 ऐसे ही होता है, ठीक। आप यहाँ पर पेपर कोड भर देंगे। फिर उसी तरह से पूर्णांक आपसे पूछेगा नहीं। फिर एक चीज़ और पूछता है, विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का कि मतलब पेपर विद्यालय का कोड क्या है उसको पूछता है, आप उसको सही भरना, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा केंद्र का कोड, ठीक है, आप केंद्र का कोड भर देंगे। इस तरह से आपका जो है ये भरने वाला कॉलम कंप्लीट होगा। फिर अगर देखो आपसे एक चीज़ और पूछता है कि लिखने यहीं से प्रारंभ करें आंसर बुक नंबर, आप आंसर बुक की जो कॉपी हो तो अगर उसमें ये पूछता है कि आप लिखना यहीं से चालू करें तो आप वहीं से लिखना, ठीक है। अगर आपसे नहीं पूछता है तो आपको पेज पलट कर भी लिखना पड़ सकता है। दोस्तों इस वाली आंसर बुक कॉपी में लिखना यहाँ से प्रारंभ है, इसमें यहीं से पूछता है तो मैं आपको यहीं से लिखने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिट लेना है और फिट से एक लाइन, केवल एक सीधा लाइन खींच लेना है और इसके बाद आपको लिखना यहीं से स्टार्ट करना है। तो आप सबसे पहले प्रश्न पत्र उठाएंगे और उसमें देखेंगे पूछा क्या है, ठीक है। प्रश्न पत्र में पूछा गया कि निर्देश प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न क्या पूछता है, विद्या सुंदर किसकी रचना है। विद्या सुंदर किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर होगा विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये सबको पता है, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, वैदिकी हिंसा ना भवती, ये सब किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो हम यहाँ सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद आपको मान लो जैसे का वाला उत्तर देना, तो आप यहाँ का लिख करके लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि आप काले पेन का यूज करें, मार्कर का यूज न करें, क्योंकि मार्कर से लिखने से क्या होता है, लीपापोती हो जाता है। आप इस पेज पे लिखेंगे, दूसरी तरफ उस पेज पे छप जाएगा। इस तरह से क्या होता है, आपका 7 से 8 नंबर जो है इसी में कट जाता है, ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि राइटिंग कैसे सुधारें तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो ये प्रश्न पत्र है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, विद्या सुंदर किसकी रचना है। आपका सही आंसर इसमें से है खा वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, खा, ठीक है। हम यहाँ पे खा लिखेंगे और खा में लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला जो प्रश्न है। दूसरा वाला प्रश्न क्या है, दूसरा में कौन सा सही है, विचार विमर्श के रचयिता कौन है। विचार विमर्श के रचयिता महावीर प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गुलाब है। आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लिखेंगे दूसरा वाला का महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, इनकी रचना कौन सा परिप्रवास रघुवंश साहित्य शिखर। आपका सही आंसर होगा गा वाला, शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद आप लिखेंगे तीसरा का गा वाला, तीसरा का गा, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य। आपको नीला पेन से लिखना है। फिर आपका अगला है, आपका अगला क्या पूछ रहा है, अगला कौन सा है भाई, चौथा वाला, साहित्यिक हिंदी के जनक किसको कहा जाता है। तुरंत आपके दिमाग में आ गए होंगे फलाने को, यानी भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। सूर सागर के रचयिता कौन है, सूर सागर के रचयिता का क्या नाम है, सूर सागर के रचयिता इसमें से कौन से है, महर्षि वाल्मीकि, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपका सही आंसर का वाला होगा सूरदास। इस तरह से आप लिखेंगे कि चौथा का ये जो घा वाला है वो सही है। इसमें कौन से हैं, घा वाले में भारत तेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे क्योंकि प्रश्न सरल सरल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी ये त्रैमासिक परीक्षा है, इसलिए इसमें 1 2 3 से ज़्यादा 5वें चैप्टर के अंदर तक के सारे क्वेश्चन को पूछ लेता है। लेकिन वही हम बात करें कि अगर आपका ये अर्धवार्षिक या वार्षिक बोर्ड एग्जाम होता है ना, तब तो आपका छक्का छोड़ा करके रख देता है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र इतने कम समय में अगर पक्का लगभग 90% लोग तो फेल हो जाते हैं अगर ये कोई प्रश्न पत्र जो है क्या होता है, ये त्रैमासिक ना होकर के वार्षिक या अर्धवार्षिक होता। 50% से ज़्यादा क्या 90% के आसपास लोग फेल हो जाते हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र आपका 5वां है। 5वां कौन सा सही है, 5वां का का वाला सही है, तो आप का वाला लिखेंगे सूरदास। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या का, लेकिन आपको उतना ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 और पहले के कौन सा सही है, पहले के मान लो खा वाला सही है, दूसरे के का वाला सही, तीसरे के गा वाला सही, चौथे के घा वाला सही है, 5वें का वाला सही। इस तरह से आपको लिख के पूर्ण विराम देते हुए आगे अगला प्रश्न देखना कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अति लघुत्तम प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 4 प्रश्न हल करने को कह रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं। लिखिए भाई, द्विवेदी युग के 2 कवियों का नाम क्या क्या है। आपको देखो, बाबू गुलाब राय है, श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ये सब कौन से कवि हैं, ये सब कौन से कवि है, ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। आपको तो केवल 2 ही लिखना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डालेंगे प्रश्नों उत्तर 2, ठीक है, प्रश्नों उत्तर 2। हम यहाँ पे अति लघुत्तम प्रश्न नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अति लघुत्तम प्रश्न आपको ये बोर्ड एग्जाम में जो टीचर कॉपी चेक करता है उसके लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों को समझने के लिए प्रश्न पत्र के तौर पे है, ठीक है। इसको हमें नहीं लिखना होता, हमको लिखना केवल इतना, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अगर आप चाहते थोड़ा अच्छा लगे तो एक फिट उठाना है, थोड़ा सा आइडिया लगा देना है, ये लो हो गया, अच्छा लगे दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं करना है। आपको चला के अंदर क्या है कि इसको बहुत लोग क्या करते हैं, पायलट पेन से या मार्कर से लिख देते हैं। ऐसी गलती भूल करके मत करना, क्योंकि इस तरह से आपका कई नंबर कट भी सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है जो अगला प्रश्न पूछा है। इसमें क्या पूछ रहा है, आदिकालीन के 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर उससे पहले क्या पूछा था, द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम। द्विवेदी युग के पहले 2 कवि के नाम लिख लेते हैं। प्रश्नोत्तर कौन सा था, आप डालेंगे प्रश्नोत्तर 1 जो था, 1 में आपके 2 कवियों का नाम पूछा था। ये लघुत्तम प्रश्न है, आपको इसको कम से कम शब्दों में नाम आप लिख देंगे। 2 कवि जैसे मान लो श्रीधर पाठक हो गए, ठीक, श्रीधर फिर इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में यही पूछ रहा है भाई, ये देखो दूसरा है, राम आदिकालीन के 2 कवियों के नाम लिखिए। आदिकालीन के 2 कवियों के नाम, आदिकालीन के पूछा है, मतलब प्राचीन काल वाले जो कवि थे उनका नाम। आप दूसरा लिखेंगे, आदिकालीन के ढेर सारे कवि हैं, तुलसीदास है, महर्षि कालिदास है, तमाम कवि है। उसके बाद केशव दास है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये सब क्या है, प्राचीन कालीन मतलब आदिकालीन जो कवि हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे केशव दास के बारे में। केशव दास की कौन सी रचना है, केशव दास, और दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आप सबको पता है जायसी का रचना पद्मावत है, तो आप चुपचाप यहाँ क्या लिख देंगे, पद्मावत। तो दोस्तों आप ठीक इसी प्रकार इनके सामने क्या लिखना है, इनका रामचंद्रिका है।
दोस्तों आपके लिए एक जरूरी बात बताना है, जरूरी बात ये बताना कि जो आदिकालीन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। ये दोनों रचना पहले से यहाँ पे मौजूद है, रामचंद्र का और पद्मावत, ठीक है। आप ये दोनों प्रश्न सेम मिल रहा है, क्योंकि ये जो इसके रचयिता कवि है वो भी आदिकालीन के है, इसके रचयिता जो भी ये आदिकालीन, इसको आप मत लिखना, आप मैं आपको तीसरा वाला बताया हूँ, ठीक है। आप पेपर में इसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद है आपका छायावाद के 2 महत्वपूर्ण कवियों के नाम। छायावाद में वैसे ढेर सारे कवि हैं, जैसे छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अब हम लोग को लिखना है कि छायावाद के जो 2 महत्वपूर्ण कवि हैं उनका नाम, ठीक है। आप लिखेंगे चौथा सीधे, आप यहाँ पे लिखेंगे 4 रही था, आप 4 में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद पहला, जयशंकर प्रसाद। अगला आपके कौन है, महावीर, डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल। या फिर 12th में ले ली बनारसी लाल चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये सब कौन है, रामवृक्ष बेनपुरी, ये सब छायावाद के ही कवि हैं। फिर आपके अगला वाला है, आपका अगला वाला क्या है प्रश्न, अगला वाला जो प्रश्न है कितने 1 2 3 प्रश्न, आपको लास्ट प्रश्न लिखना है। अवधी भाषा के 2 कवियों के नाम, या तारा सप्तक का संपादन कब और किसने किया। अवधी भाषा के 2 कवियों के नाम, या तारा सप्तक का संपादन कब और किसने किया। तारा सप्तक का जो संपादन हुआ था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी वर्ष 1943 में किए थे, ठीक है। और अवधी भाषा के 2 कवियों का नाम, अवधी की तुलसी हैं एक, और दूसरा है पद्मावत जायसी। तो पद्मावत का लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे छठा वाला, तारा सप्तक का संपादन कब और किसने किया। तारा सप्तक का संपादन जो है आप लिखेंगे यहाँ 5वीं वाली प्रश्न जो है, तो कौन सा है, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आप लिखेंगे यहाँ, आप लिखेंगे 6, फिर उसके बाद लिखेंगे तारा सप्तक का संपादन, तारा सप्तक का संपादन कब, मतलब 1943 ईस्वी में किसने किया। उनका नाम है हीरानंद, नाम बहुत बड़ा है, हीरानंद आगे फुटकर में नाम है इनका, आगे से इस विख्यात है। दोस्तों अब आपको चेक करना कहीं से कोई गलती तो नहीं। तारा सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद आगे जी ने किया, ठीक। इस तरह से आपका जो सही आंसर है आप इस तरह से लिखेंगे, क्या है, तारा सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद आगे जी ने किया। दोस्तों फिर आपका है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2, यानी ये 2 प्रश्न लिखना है, इसमें से 3 है तो 2 लिखना है, 2 प्रश्नों को हल कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध का अपने शब्दों में लिखें। मतलब ये निबंध है, इसकी कुछ लाइन, मतलब ये क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 4 लाइन अपने शब्दों में लिखना है। टोटल आपको दोनों प्रश्नों को 8 लाइन में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्नों उत्तर संख्या 3। फिर आप हेडिंग डालेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला वाला था, तो आप यहाँ पहला लिखेंगे। फिर उसके बाद आप आंसर लिखना चालू करेंगे। मान लो ये जो शिक्षा का उद्देश्य, ये कवि ने आपको क्या बताया, तो इसमें जो है लेखक कहता है कि ये जो शिक्षा है व्यक्ति का स्वर्गीय विकास इससे करना होता है, जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पहचान सके और दूसरों को समझने के लिए शिक्षा विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे ज्ञान का संचार करना, ठीक है भाई। किसी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश में शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था हो, जिससे वैसे तो भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में अच्छी कैटेगरी की शिक्षा जैसे प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं। चीन में क्या है, 1 नेशन है 1 एजुकेशन है। भारत में क्या है, कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे एक देश रहेगा और एक ही जैसी शिक्षा रहेगी, लेकिन भारत में ऐसे कुछ भी नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के प्रति सचेत होना, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, लेखक का कहना है, लेखक का कहना है कि शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति का स्वर्गीय विकास करना है। फिर दोस्तों आपको आगे लिखना है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वर्गीय विकास करना जिससे वह अपनी क्षमताओं को पहचान सके। क्यों करना है, जिससे वह
क्षमताओं को पहचान से, जिससे अपनी क्षमताओं जिससे वह शिक्षक और वह शिक्षक के प्रति सचेत हो जाए। ठीक इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें पूछ रहा था कि एशिया के कूपमंडूकों से लेखक का क्या आशय है। आप प्रश्न देखिए, पहले आपसे पूछ रहा था एशिया के कूपमंडूकों से लेखक का क्या आशय है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा से लिया गया है। इसमें क्या है कि लेखक ने किस तरह से एशिया को लोग, भारत को लोग कुएं की मेढक की तरह हैं कि ये आज मतलब नई चीज़ की खोज में कहीं भारत छोड़ के गए ही नहीं। एक से एक पराक्रमी, एक एक से बहादुर यहाँ पे रहे, लेकिन बस खाली यहीं खाएं और यहीं पड़े रहे, क्योंकि ये समुंदर में पैर रखना मतलब बहुत बड़ा गुनाह मानते थे। उसको आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था एशिया के कूपमंडूक लेखक का क्या आशय है, तो आपको लिखना है एशिया के कूपमंडूक। आपका हेडिंग होगा, कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको कौन सा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा वाला, दूसरा लिख दीजिए। फिर सामने लिखिए एशिया के कूपमंडूक, एशिया के मंडूक लेखक का आशय यह है तो दोस्तों अब आपको आगे लिखना है कि यह जो एशिया के लोग कुएं के मेढक के समान हैं। यह जो एशिया के लोग कुएं से मेढक से कम नहीं है, ज़्यादा तार्किक हुआ। एशिया के लोग कुएं के मेढक से कम नहीं है, क्योंकि कुआं का मेढक कुआं में स्वयं को ईश्वर समझता है। तथा वह बाहरी दुनिया से अपरिचित रहता है। ठीक है, तथा वह बाहरी दुनिया से क्या होता है, अपरिचित रहता है। ठीक उसी प्रकार एशिया के लोग हैं जो छोटी छोटी रियासतें बन के रहते हैं और बाहरी दुनिया की खोज में कभी निकलते ही नहीं। ठीक उसी प्रकार एशिया के लोग जो, और आपको आगे लिखना क्या है, आपका अगला जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करना है। आप पठित गद्यांशों को हल कीजिए, आपका क्वेश्चन है। फिर आपको लिखना है कि कैसे लिखना है, आपको मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को हल कीजिए। सबसे पहले आपका का वाला है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजन की धर्म नीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन की कैसी उन्नति है उनको जाने दो, वह अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आन में नाना प्रकार की नीति समाज गठन यानी ये मतलब संगठन बढ़िया है, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला यहाँ आस्था आने क्यों बनाया गया है, जिससे लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-5 कोस दूर वे लोग एक जगह पर एकत्र होकर के आपस में मिले, एक दूसरे का दुख जाने। गृहस्थी के काम की चीजें गांव में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है, ठीक इसके बारे में मार्मिक वर्णन लेखक ने किया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे है कि जिसमें महीने में एक उपवास शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं, पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान किए हो, जिसमें तलुए से गर्मी सिर चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि
इसी बहाने साल भर में एक बेर सफाई तो हो जाए। होली इसी हेतु एक वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो आपका सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या। तो दोस्तों अब यहाँ मैं फटाक से लिख देता हूँ कि उपर्युक्त गद्यांश, पहले आप लिखेंगे क्या, संकेत। यह सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सब आप लिखेंगे सब उन्नति दो शब्द, फिर डॉट 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 म्यूनिसिपालिटी है। म्यूनिसिपालिटी का मतलब मैं बताऊंगा आपको। फिर दोस्तों आप आगे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ जो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड पहला पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आप इसको हेडलाइन करेंगे कैसे हो सकती है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक, आप इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखो ये है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसको बताया। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या की। जो रेखांकित अंश से आगे उसको हमें व्याख्या करना है। ठीक है ना, ये जो रेखांकित अंश है इसको हमको व्याख्या करना है। दोस्तों अब आपके रेखांकित अंश का व्याख्या है। इसमें लेखक कहता है कि इस संसार में मनुष्यों की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं मानसिक उन्नति के पीछे मूल कारण धर्म है। अतः सबसे पहले हमें अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसको बताया है, तो धर्म को बताया है। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। यहाँ आप लिखेंगे लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। दोस्तों आपका अगला है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का यही कारण बताया था कि उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है। ठीक है, उनकी जो ये धर्म नीति है, उनकी जो यह धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है। ठीक, इसको दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग लिखते हैं यही त्योहार। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपका लास्ट 5वां क्वेश्चन है, यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। कथन का आशय आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार म्यूनिसिपालिटी तुम्हारे गंदगी बाहर निकाल देती है घर, ठीक उसी प्रकार आम जनता, ठीक है, आम जन को अपने दिमाग होगा, गा रहेगा। ठीक है ना, दिमाग में गा होता है। दिमाग से बुराइयां दूर करने की आवश्यकता है, दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, सूर्यदेव की उदारता। इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको दोनों में से एक ही लिखना था। ठीक है ना, आवृत गद्यांशों को हल कीजिए अथवा दिया, मतलब अथवा का या तो उसको लिखो या तो इसको। तो मैंने पहले वाले को लिख दिया, मुझे दूसरे वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आगे वाला है, आपका जो सूर्यदेव की उदारता वाला प्रश्न था, यहाँ से आप खत्म होता है। अब आपका यह 6वां वाला शुरू होता है। निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। दीपक दिया, तेल भर, बाती दही घट, पूरा किया, बिसावड़ा बहुनावाहट। इसको आपको क्या करना है, इसका आपका जो है उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर उसके बाद आपको ये 2 प्रश्न है उसको हल करना है। दोस्तों अब आपका यहाँ आंसर है, आप संकेत जो है सेम छाप लेंगे क्योंकि प्रश्न में जो दिया है आगे का 2 शब्द और अंतिम का 2 शब्द लेके आप संकेत लिख लेंगे। ठीक है, आगे आपका है संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड साखी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता कबीरदास के शिष्य है। ठीक है, कबीरदास जो थे इसमें अनपढ़ थे, इन्हें कुछ आता होता लिखने की एकदम बातें छोड़ दो। लेकिन हाँ, ये पूरा भारत घूमे थे, राजस्थान घूमे थे। इसके 5-6 भाषाओं का ज्ञान था। पंचमेल भाषा इनकी मिलती है, अवधी भाषा मिलती है, खिचड़ी मिलती है। मतलब खिचड़ी जब ढेर की भाषा हम लिख देंगे तो खिचड़ी बोलेंगे। तो आगे जो आपका व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसका जो है, कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया जिसमें कभी ना घटने वाली दीपक दिया। अब मैं इस संसार से खरीदारी पूरा कर लिया और मुझे इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला आपका क्वेश्चन था क्या, गुरु ने भक्त को किस प्रकार के दीपक दिया है और सदगुरु के द्वारा भेजे गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा, गुरु ने भक्त को ज्ञान रूपी दीपक दिया और गुरु के द्वारा भेजे गए तेल किस प्रकार का है। तो उसका आंसर है, जो गुरु ने किस प्रकार का
तो गुरु ने जो दीपक भेजा था उसमें किस प्रकार का तेल भरा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसका जो आंसर है प्रेम रूपी तेल भरा हुआ। ठीक है, आप लिख लेंगे गुरु के द्वारा भेजे गए दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा हुआ था, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार था, लास्ट वाला जो है प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों अगला वाला प्रश्न है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला वाला प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला वाला जो प्रश्न है आपको कह रहा है कि देखो, आपको अगला वाला जो प्रश्न है इसमें मान राघव मांगव पीयूष नित्य नींव तुलसी तीनों तप हवै जब चातक का मत ले। दोस्तों ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि अथवा मतलब होता है दोनों में से एक को लिखना। ठीक, फिर इसके बाद आपको अगला लिखना। अगला क्या है, अगला जो है आपका जीवन प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख है अधिकतम 80 शब्दों में। मतलब आपको 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, आप इन तीनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या श्याम सुंदर दास। तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखता हूँ, आप इसमें से किसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा वाला जो प्रश्न है इसमें से भी वही चीज़ बोले है, पर इसमें जो क्या बोला है कि उनकी रचनाओं उनका जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं सूरदास का, सूरदास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कंप्लीट लिख चुका हूँ। तो आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान कर देना है। तो आपको सबसे पहले एक हेडिंग डालना है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, उसमें आपको 3-4 हेडिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जन्म स्थान, पिता, माता, भाषा, और उसके बाद रचना, मृत्यु कब हुई, ये सब आपको लिख देना। क्योंकि जब एग्जामिनर आपको कॉपी को चेक करता है तो आपको पूरी कॉपी ये सब क्या लिखा है इसको नहीं देखता, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है, समय की कीमत उसके पास बहुत होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद वो क्या करता है जल्दबाजी में आपका यही जो कॉलम वाला है ना यही आपको देखता है। ठीक है, इसके बाद देख कर इसी को आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, आप इधर क्या लिखे हैं 1-2 बार देख लिया, हाँ 80 शब्दों में है, ठीक है, उसके बाद डन कर देगा और आपको जो है पूरा नंबर इसी के अनुसार देता है। यही कॉलम मतलब ब्रह्मास्त्र है जो आपको नंबर दिलाता है। ठीक है ना, एग्जामिनर खुद बोलता है किस तरह से लिखो तो हम आपको ऐसा नंबर देंगे। और आगे आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम हो गया। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी। इनका पालन पोषण इनकी दादी काली कदमा तथा नवकतिलक धारी पर रहा। और आगे आपका इनके गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान देना, क्योंकि इसको मैं जानबूझकर लिखा हूँ, क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताएगा। और आपका सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आगे मैं बता रहा हूँ, इनकी प्रमुख भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मारवाड़ी, पंजाबी, मराठी, गुजराती इत्यादि था। सन 1885 में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं। फिर उसके बाद आपको क्या हेडिंग डालना है, सूरदास का जीवन परिचय। तो मैं उसे भी अब आपको पढ़ के तुरंत बता देता हूँ कैसे लिखना है। दोस्तों, अब आपको सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो आप सबसे पहले एक उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होता है जीवन परिचय वो डालेंगे। फिर उसके बाद आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख करके एक कॉलम में, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लिखा, आप लोग लिख लें। ठीक है ना, फिर उसके बाद नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, ये सब लिख करके फिर डन कर देना है आपको। ठीक है, क्योंकि आगे जो मैंने बात बोली है सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, अगला है अब सूरदास के जीवन परिचय में क्या लिखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है उसको देखते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। 1478 आगरा में मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। इनकी माता का नाम जमुना दास था। यह जन्म से अंधा थे तथा स्वयं को जन्मांध कहते थे। बड़ी अच्छी बात बोलते थे, बताओ। इनकी रुचि बचपन से ही भगवत गीता को गायने में था। ठीक है, भगवत गीता के प्रति इनका ज़्यादा मतलब वर्चस्व था। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। श्री वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नामक कृष्ण भक्त कवियों का संगठन तैयार किया। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था मैं आपको वीडियो में एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो मेरा वीडियो देखते फ़ायदा उसी को होगा। ठीक है ना, आप कुछ भी लिखते हैं लेकिन शब्द के अंत में अगर है आता है, जहाँ पर है ये वाला है, तो आपको यहाँ क्या है, एक पूर्ण विराम, एक बिंदी लगाना है। ठीक है ना, पूर्ण विराम आप लगाते हैं जहाँ मतलब पूर्ण विराम है और उसके सामने वाला अगर है तो आपको यहाँ एक बिंदी लगाना। कुछ है ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, लेकिन ऐसे वाले जो है लिखे होते हैं वहाँ आपको बिंदु नहीं लगाना, ध्यान यही रखना। ठीक है, ये वाला अगर आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आप जान जाएंगे काफ़ी शिक्षित स्टूडेंट है, जिस तरह से आपको अंक अच्छा से अच्छा। आगे की वीडियो दोस्तों आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, संदेश बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को विजिट करके देख लेना।